कहानी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के पास शुरू होती है, जहां ग्रेग और हेदर बिना बुकिंग के शार्क केज डाइविंग करने पहुंचते हैं। टूर बंद होने वाला था, लेकिन तभी बोट का मालिक टकर वहां आ जाता है और दोनों को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका व्यवहार फ्रेंडली और मजाकिया था, इसलिए उन्हें उस पर कोई शक नहीं होता। बातों बातों में टकर जान लेता है कि ग्रेग कैनेडियन है और हेदर इंग्लिश। दोनों किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आज बाकी लोगों को बताए बिना यहाँ आ गए थे। टकर मजाक के अंदाज में पूछता है कि क्या किसी को उनके शार्क डाइव के बारे में पता है। उस समय यह एक सामान्य सवाल लगता है, मगर असल में वह कंफर्म कर रहा था कि उनके गायब होने पर उन्हें कितनी जल्दी ढूंढा जाएगा। समुद्र की तरफ जाते हुए टकर बताता है कि 7 साल की उम्र में एक ग्रेट व्हाइट शार्क ने उस पर हमला किया था। वह बच गया और उस घटना के बाद शार्क से डरने के बजाय उनकी तरफ खिंचता चला गया। उसकी कहानी थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन अभी तक वह सिर्फ एक एक्सेंट्रिक गाइड दिखाई देता है। बोट शार्क वाले इलाके में पहुंचती है। पानी में शार्क देखकर हेदर घबरा जाती है और केज में उतरने से मना करने लगती है। टकर उसे डीप ब्रेथ्स लेने को कहता है और अचानक बेबी शार्क गाना शुरू कर देता है। ग्रेग भी उसका साथ देता है। हेदर का डर थोड़ा कम होता है और दोनों आखिर केज में उतर जाते हैं। डाइव सफल रहता है। ग्रेग और हेदर सुरक्षित ऊपर आते हैं और टकर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटता है, टकर नाइफ निकालकर ग्रेग की गर्दन पर वार कर देता है। ग्रेग वहीं गिर जाता है और हेदर को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जिस आदमी ने कुछ सेकंड्स पहले उन्हें हंसाया था, वही अब हेदर को अपनी अगली विक्टिम बना चुका था। इसके बाद कहानी जेफर नाम की अमेरिकन सर्फर पर आती है, जो अपनी पुरानी वैन में रहती है और किसी से ज्यादा जुड़ना पसंद नहीं करती। एक कन्वीनियंस स्टोर में वह आइसक्रीम छिपाकर बाहर निकलती है। वहीं मोजेस उसे चोरी करते देख लेता है। उसकी कार बंद पड़ी थी, इसलिए वह सिक्योरिटी फुटेज का डर दिखाकर जेफिर से लिफ्ट मांगता है। जेफिर मजबूरी में उसे कार तक छोड़ती है और जंपर केबल्स से उसकी बैटरी स्टार्ट कर देती है। मोजेस की कार में सर्फ बोर्ड देखकर दोनों के बीच पहली बार कनेक्शन बनता है। थोड़ी बहस, टीजिंग और सर्फिंग की बातों के बाद वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रात साथ बिताते हैं। मोजेस पूछता है कि जेफिर ने सर्फिंग क्यों शुरू की। वह मजाक में बात टाल देती है और सिर्फ इतना कहती है कि जमीन पर उसके लिए कुछ था ही नहीं। इससे साफ था कि वह अपने पास्ट या रिश्तों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहती। मोजेस इस मुलाकात को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन जेफिर सुबह होने से पहले चुपचाप निकल जाती है। वह अकेली सर्फ करने एक सुनसान बीच की तरफ जाती है। मोजेस उसे टेक्स्ट करके साथ आने की बात करता है और जेफिर उसे आने देती है। बीच पर जेफिर को अपना फिन की नहीं मिलता। पास खड़ी गाड़ी से मदद मांगने पर टकर सामने आता है। वह नॉर्मल तरीके से की देता है और जेफिर सर्फ करने चली जाती है, लेकिन पूरे समय टकर उसे दूर से देख रहा था। सर्फिंग के बाद जेफिर अपनी वैन के पास लौटती है। तभी टकर पीछे से उस पर प्लास्टिक बैग डालकर उसका दम घोंटने लगता है। जेफिर पूरी ताकत से स्ट्रगल करती है, मगर कुछ ही सेकंड्स में उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। होश लौटने पर जेफिर खुद को बोट के एक बंद होल्ड में पाती है। उसके हाथ मेटल बेड फ्रेम से कफ्स में बंधे थे और सामने हेदर बैठी थी। जेफिर तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है, मगर हेदर बताती है कि वह पहले ही कई बार कोशिश कर चुकी है। बोट समुद्र के बीच थी और आसपास उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जेफिर डर में टूटने के बजाय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करती है। उसे कफ्स का लॉक खोलना आता था, लेकिन इसके लिए हेयरपिन या किसी पतली मेटल की जरूरत थी। ऊपर टकर तेज म्यूजिक चलाकर आराम से घूम रहा था, जैसे नीचे 2 लड़कियों को कैद रखना उसके लिए रोज का काम हो। जेफिर पूछती है कि क्या कोई हेदर को ढूंढने आएगा। हेदर बताती है कि ग्रेग उसके साथ शार्क टाइव पर आया था, मगर उसके बाद क्या हुआ वह इसके बारे में बात नहीं कर पाती। उसके चेहरे से जेफिर समझ जाती है कि ग्रेग के साथ कुछ भयानक हुआ है। जब हेदर वही सवाल जेफिर से पूछती है तो वह कहती है कि उसकी तलाश में कोई नहीं आएगा, लेकिन जेफिर गलत थी। मोजेस बीच पर पहुंच चुका था और उसकी वैन को टो होते देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह अथॉरिटीज को बताता है कि जेफिर उसी वैन में रहती है और उसे यूं छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मगर वह उसे केवल 10-11 घंटों से जानता था और उसका लास्ट नेम तक नहीं जानता था, इसीलिए उसकी चिंता को सीरियस नहीं लिया जाता। होल्ड में हेदर का डर बढ़ता जा रहा था। वह बताती है कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उसकी माँ से गैप ईयर को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। उसकी माँ चाहती थी कि वह लॉ स्कूल जाए और सेफ जिंदगी चुने। अब हेदर को पछतावा था कि उनकी आखिरी बातचीत लड़ाई में खत्म हुई। जेफिर उसे टूटने नहीं देती। वह कहती है कि बाहर निकलने के बाद हेदर को अपनी जिंदगी खुद चुननी चाहिए। हेदर फिर जेफिर के परिवार के बारे में पूछती है। जेफिर बताती है कि वह कई फॉस्टर होम्स में पली थी और जुवेनाइल डिटेंशन में भी रह चुकी है। हेदर सोचती है कि शायद उसने लॉक वहीं खोलना सीखा होगा, मगर जेफिर कहती है कि वहां उसने केवल एक आंख खोलकर सोना और खराब जोक्स सीखे थे। हेदर उससे कोई जोक सुनना चाहती है ताकि कुछ समय के लिए उसका ध्यान डर से हट सके। जेफिर मुश्किल से एक भद्दा सा जोक सुनाती है। तभी उसकी नजर हेदर की ब्रा के अंडरवायर पर पड़ती है। हेदर उसे निकालकर जेफिर तक पहुंचाती है और अब उनके पास कफ्स खोलने का टूल था। जेफिर लॉक पर काम शुरू करती है, मगर उसी समय टकर खाना और पानी लेकर नीचे आ जाता है। वह दोनों से ऐसे बात
करता है जैसे कोई होस्ट अपने गेस्ट की देखभाल कर रहा हो। जब उसे हेदर के कपड़ों में बदलाव दिखाई देने लगता है, जेफर जानबूझकर उसे प्रोवोक करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। टकर उसके पास आकर स्कारलेट किंग स्नेक की कहानी सुनाता है। वह कहता है कि यह हार्मलेस स्नेक अपने रंगों से डेडली कॉरल स्नेक जैसी दिखाई देती है। फिर जेफर से कहता है कि वह भी खुद को डेंजरस दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि असली कॉरल स्नेक वह खुद है। टकर के जाते ही जेफर फिर लॉक खोलने लगती है। कफ लगभग खुल चुका था, लेकिन अचानक हेदर की हालत बिगड़ने लगती है। जेफर की नजर भी धुंधली हो रही थी। टकर ने पानी में सेडेटिव मिला रखा था। जेफर पूरी ताकत लगाती है, मगर लॉक खुलने से कुछ सेकंड्स पहले ही दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, वे बोट के खुले डेक पर थीं। जेफर को चेयर से बांधा गया था और हेदर के शरीर पर हार्नेस लगा था। सामने टकर ने अपना कैमरा तैयार कर रखा था। अब साफ हो जाता है कि वह विक्टिम्स को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उनकी मौत रिकॉर्ड भी करता है। टकर बताता है कि उसने जेफर को कई बार सर्व करते देखा था और एक दिन उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। वह अपने इन क्राइम्स को अपना ट्रू कॉलिंग मानता था। फिर टकर क्रेन चालू करता है और हेदर हवा में उठने लगती है। नीचे समुद्र में चम फेंका जा चुका था और शार्क्स बोट के आसपास घूम रही थीं। जेफर उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, मगर टकर केवल कैमरा का एंगल ठीक करता रहता है। हेदर धीरे धीरे अंधेरे पानी के ऊपर पहुंच जाती है और अब टकर का असली खेल शुरू होने वाला था। हेदर रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है। जेफर उसे ऊपर खींचने की भीख मांगती रहती है, लेकिन टकर हार्नेस को और नीचे कर देता है। हेदर के पैर पानी में जाते ही शार्क्स उसकी तरफ बढ़ती हैं। कुछ ही समय में एक शार्क उस पर हमला कर देती है। टकर उसे बचाने के बजाय कैमरा का एंगल ठीक करता रहता है और हेदर को शार्क्स के सामने मरने के लिए छोड़ देता है। जेफर इस भयानक नजारे से टूट गई थी, मगर टकर के लिए यह सिर्फ एंटरटेनमेंट था। वह उससे कहता है कि अगली रात कैमरा के सामने उसकी बारी होगी। बाद में वह हेदर की रिकॉर्डिंग देखकर म्यूजिक पर डांस करता है। वहाँ रखी कई पुरानी टेप्स और विक्टिम से जुड़ी ट्रॉफीज साफ कर देती हैं कि वह लंबे समय से यही करता आ रहा था। अगले दिन टकर जेफर को पानी देने आता है और दावा करता है कि इस बार उसमें ड्रग नहीं है। फिर वह शार्क्स को इकोसिस्टम में ऑर्डर बनाए रखने वाला प्रेडेटर बताकर खुद को भी उन्हीं जैसा साबित करने लगता है। जेफर उसकी बातों से डरने के बजाय उसे कावर्ड कहती है, जो केवल बंधी हुई और कमजोर महिलाओं पर हमला कर सकता है। टकर कमरे में रखे टॉयलेट बकेट की तरफ देखकर उसे ह्यूमिलिएशन की धमकी देता है और चला जाता है। लेकिन उसी बकेट से जेफर को एक नया हथियार मिल जाता है। वह उसका हैंडल तोड़कर नुकीला शिव बना लेती है। अगली बार टकर पास आता है तो जेफर अचानक उस पर वार कर देती है। चोट लगते ही वह उसकी कीज छीनती है, कफ्स खोलती है और होल्ड से बाहर भाग जाती है। जेफर कंट्रोल रूम तक पहुंचकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर टकर जल्दी ही उसके पीछे आ जाता है और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट उसकी टांग में मार देता है। ड्रग का असर शुरू होने से पहले जेफर डेक पर रखा उसका कैमरा उठा लेती है। टकर पहली बार सच में घबरा जाता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग्स और पूरा रिचुअल उसी कैमरा पर निर्भर था। जेफर कैमरा समुद्र में फेंक देती है और खुद भी पानी में कूदकर पास दिखाई दे रही दूसरी बोट की तरफ तैरने लगती है। कुछ समय के लिए लगता है कि वह बच जाएगी, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर तेजी से असर करता है। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। टकर पानी से उसे वापस खींच लाता है। कैमरा नष्ट हो चुका था, इसलिए टकर बोट को मरीना वापस ले जाता है। पड़ोसी डेव उसके अचानक लौटने पर हैरान होता है और नए शार्क डाइविंग कस्टमर्स का नंबर देने की कोशिश करता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन टूरिस्ट्स को वह टकर के पास भेजता है, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटते। इसी दौरान मोजेस ने बीच की वेबकैम फुटेज में उस रात टकर की ब्रांडेड गाड़ी देख ली थी। वह उसके शार्क डाइविंग बिजनेस का पता निकालता है, कॉल करता है और जवाब न मिलने पर खुद मरीना पहुंच जाता है। टकर कैमरा खरीदने बाहर गया हुआ था, इसलिए मोजेस चुपचाप उसकी बोट में घुस जाता है। नीचे से आवाज सुनकर वह होल्ड तक पहुंचता है और जेफर को जिंदा लेकिन फिर से कफ्स में बंधा देखता है। जेफर उसे पेपर क्लिप या स्कीवर ढूंढने को कहती है और साथ ही पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। मोजेस इमरजेंसी नंबर मिला देता है। इमरजेंसी ऑपरेटर की आवाज फोन पर सुनाई देती है, लेकिन मोजेस पुलिस पूरा बोल भी नहीं पाता कि टकर उस पर हमला कर देता है। दोनों बोट के डेक पर बुरी तरह लड़ते हैं। मोजेस जवान और ताकतवर था। कुछ समय बाद वह टकर को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। ऐसा लगता है कि वह उसे बेहोश करके जेफर को बचा लेगा। तभी पास वाली बोट से डेव शोर सुनकर वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि कोई अनजान आदमी टकर पर हमला कर रहा है, इसलिए वह पीछे से मोजेस के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। डेव अब भी टकर को केवल अपना अजीब लेकिन हार्मलेस पड़ोसी समझता था, मगर नीचे से जेफर की मदद मांगती आवाज सुनकर डेव रुक जाता है। वह टकर से पूछता है कि बोट में कोई लड़की क्यों बंद है। अब टकर के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। डेव कुछ समझ पाता उससे पहले टकर एक्स से उस पर हमला करके उसे मार देता है। जो आदमी अनजाने में कस्टमर्स उसके पास भेजता रहा, अब खुद भी उसकी अगली विक्टिम बन चुका था। कुछ समय बाद मोजेस की आंख खुलती है तो वह उसी होल्ड में हेदर वाली जगह पर कफ्ड था। जेफर सामने बंधी हुई थी। मोजेस को पछतावा होता है कि उसका रेस्क्यू प्लान फेल हो गया, लेकिन जेफर कहती है कि उसका उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आना ही काफी था। वह पूछती है कि पुलिस को लोकेशन मिली या नहीं। मोजेस बताता है कि कॉल कनेक्ट हुई थी, मगर वह मरीना का नाम बताने से पहले पकड़ा गया। तभी बोट चलने लगती है। टकर उन्हें दोबारा खुले समुद्र की तरफ ले जा रहा था। अपने पास शायद बहुत कम
कम समय देखकर मोजेस पूछता है कि जेफिर उस सुबह उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। जेफिर फिर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर मानती है कि उसे अकेले रहना आसान लगता है। मोजेस कहता है कि कोई भी सच में अकेला रहकर बेहतर नहीं होता। वह जेफिर की कठोरता के पीछे छिपी गर्मजोशी समझ चुका था और उसे महसूस होता है कि जिंदगी में उसे उतनी काइंडनेस कभी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जेफिर भावुक हो जाती है, लेकिन उसी समय टकर दरवाजा खोल देता है। वह घोषणा करता है कि आज रात के शो से पहले एक मैटिनी भी होगा। टकर मोजेस को डेक पर ले जाकर उसी हार्नेस में बांध देता है जिसमें हैदर को लटकाया गया था। जेफिर को चेयर से बांधकर सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। डेक पर डेव की लाश देखकर मोजेस समझ जाता है कि टकर किसी को नहीं छोड़ता। टकर डेव की बॉडी का इस्तेमाल शार्क्स को पास बुलाने के लिए करता है। फिर क्रेन मोजेस को समुद्र के ऊपर उठा देती है। नीचे बुल शार्क्स घूम रही थीं और टकर कैमरा चालू करके मोजेस को पानी में उतारने लगता है। जेफिर तुरंत उसे बिल्कुल स्थिर रहने के लिए कहती है। वह समझ चुकी थी कि तेज मूवमेंट शार्क को हमला करने के लिए उकसा सकती हैं। मोजेस पानी में पहुंचकर सांस तक रोक लेता है। एक बुल शार्क उसके बेहद पास आती है, मगर उसके स्थिर रहने के कारण हमला नहीं करती। कुछ चक्कर लगाने के बाद शार्क्स उससे दूर जाने लगती हैं। पहली बार टकर की योजना फेल होती दिखाई देती है, लेकिन टकर हार मानने वाला नहीं था। वह मोजेस को वापस ऊपर खींचता है और नाइफ से उसके पेट पर कई वार कर देता है। जेफिर हेल्पलेस होकर चिल्लाती रहती है, जबकि टकर कहता है कि अब उसका खून डिनर बेल बजाएगा। फिर वह घायल मोजेस को दोबारा पानी में उतार देता है। इस बार उसके शरीर से निकलता खून पानी में फैलने लगता है और शार्क्स वापस मुड़ जाती हैं। मोजेस दर्द में भी जेफिर की बात मानकर खुद को स्थिर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा करना मुश्किल था। तभी आसमान से एक लाइफगार्ड हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। टकर तुरंत रिकॉर्डिंग रोक देता है। हेलीकॉप्टर कुछ देर बोट के ऊपर घूमता रहता है। टकर दोनों को दोबारा होल्ड में बंद करके उसके जाने का इंतजार करता है। मोजेस के पेट से लगातार खून बह रहा था और वह बेहोश पड़ा था। जेफिर उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जेफिर कफ से हाथ खींचने लगती है। उसकी कलाई छिल जाती है, मगर लॉक नहीं खुलता। मोजेस को मरते देखकर वह समझ जाती है कि अब सामान्य तरीके से निकलने का समय खत्म हो चुका है। वह अपने थंब को पीछे की तरफ जोर से मोड़कर तोड़ देती है और दर्द की चीख दबा लेती है। उसी समय टकर अंदर आ जाता है। जेफिर अपना घायल हाथ पीछे छिपा लेती है। टकर बेहोश मोजेस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह जेफिर के लायक नहीं था। उसके अनुसार मोजेस कमजोर और इमोशनल है, जबकि जेफिर उसकी तरह कठोर है। टकर दावा करता है कि वे दोनों शार्क्स जैसे हैं, अकेले रहने वाले क्रीचर्स जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जेफिर साफ कहती है कि वह उसके जैसी बिल्कुल नहीं है। टकर उसे याद दिलाता है कि रात में उसका फाइनल शो होगा और वहां से चला जाता है। अब जेफिर टूटे हुए थंब को कफ से निकालने की कोशिश करती है, मगर हाथ फिर भी बाहर नहीं आता। उसके पास केवल एक और रास्ता था। वह मोजेस की तरफ देखकर कहती है कि अच्छा है वह यह सब नहीं देख सकता। फिर अपने थंब को दांतों से काटकर अलग कर देती है। टकर सेडेटिव्स तैयार करके नीचे आता है। जैसे ही वह शीट्स हटाता है, सामने केवल जेफिर का कटा हुआ थंब था। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जेफिर दरवाजे से बाहर निकलती है और टकर को मोजेस के साथ अंदर बंद कर देती है। वह कैबिन में पहुंचकर रेडियो से SOS भेजने की कोशिश करती है और बोट का इंजन स्टार्ट कर देती है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि वह बोट को किनारे तक ले जा पाएगी, लेकिन टकर होल्ड के एक छोटे हैच से बाहर निकलता है और तुरंत पावर काट देता है। पूरी बोट अंधेरे में डूब जाती है। अब दोनों के बीच खतरनाक चेस शुरू हो जाती है। जेफिर इमरजेंसी फ्लेयर उठाकर टकर की तरफ फायर करती है, मगर वह बच जाता है। जेफिर किचन में भागकर ऊपर डेक तक जाने वाले हैच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टकर उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। गिरते हुए उसका सिर काउंटर से टकराता है। टकर नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। जेफिर पास रखा भारी पैन उठाकर उसके सिर पर मारती है। स्ट्रगल के दौरान वही नाइफ टकर की हथेली के आर पार चला जाता है। दर्द से वह नीचे गिरता है और जेफिर को भागने का मौका मिल जाता है। जेफिर डेक पर पहुंचकर बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा देती है। दूरी पर एक रिजॉर्ट की लाइट्स दिखाई दे रही थीं। एक हाथ से तैरना मुश्किल था और उसके कटे थंब से खून भी निकल रहा था। फिर भी वह पूरी ताकत से किनारे की तरफ बढ़ती रहती है। टकर स्पॉटलाइट से उसे ढूंढता है, फिर छोटी डिंगी लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। जेफिर उससे पहले बीच तक पहुंच जाती है। सामने लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की आवाजें थीं। पास ही कोई सेलिब्रेशन चल रहा था। जेफिर रेत पर गिरते हुए मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन म्यूजिक तेज था और उसकी आवाज वहां मौजूद लोगों तक नहीं पहुंचती। इससे पहले कि वह उनके करीब जा सके, टकर पीछे से पहुंचकर उसे दबोच लेता है। जेफिर पूरी ताकत से स्ट्रगल करती है, मगर चोट और खून की कमी के कारण ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती। कुछ देर बाद मोजेस को चेयर से बांधा गया था और वह मुश्किल से होश में था। इस बार हार्नेस जेफिर के शरीर पर लगा था। वह क्रेन चालू करके जेफिर को डेक से ऊपर उठाता है और नीचे शार्क्स बोट के आसपास घूम रही थी। मोजेस मुश्किल से होश में था, फिर भी वह जेफिर को देख रहा था। जेफिर जानती थी कि घबराकर हाथ पैर चलाना शार्क को अटैक के लिए उकसा सकता है, इसलिए पानी छूते ही वह अपने शरीर को शांत रखने की कोशिश करती है। अंधेरे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी स्कार से भरी ग्रेट व्हाइट सामने आती है। उसका आकार देखकर टकर भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी सबसे खास रिकॉर्डिंग बनने वाली है। ग्रेट व्हाइट जेफिर के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जेफिर बिल्कुल स्थिर
रहती है, लेकिन शार्क अचानक उसकी तरफ चार्ज करती है। आखिरी मोमेंट पर जेफिर उसके सिर पर किक मारती है। इसी दौरान डेक से एक लंबा स्पीयर पोल पानी में आता है। जेफिर उसे पकड़ लेती है और शार्क को खुद से दूर रखने के साथ उसी पोल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। टकर को उम्मीद नहीं थी कि जेफिर फिर बचने का रास्ता ढूंढ लेगी। वह क्रेन और हार्नेस को झटका देता है, जिससे जेफिर की पकड़ छूटने लगती है। वह किसी तरह पोल पकड़े रहती है और बोट के करीब पहुंच जाती है, मगर टकर उसे दोबारा नीचे गिरा देता है। स्ट्रगल में हार्नेस खुल जाता है और जेफिर सीधे पानी में जा गिरती है। अब वह किसी रोप से जुड़ी नहीं थी। उसके हाथ के घाव से खून पानी में फैल रहा था और ग्रेट व्हाइट बिल्कुल सामने थी। जेफिर चाहकर भी तेजी से नहीं तैरती। वह मोजेस को दी अपनी सलाह याद करके स्थिर हो जाती है। शार्क उसके बेहद पास आकर उसे देखती है। कुछ सेकंड्स तक दोनों आमने सामने रहते हैं। जेफिर को लगता है कि अब हमला होगा, लेकिन ग्रेट व्हाइट उसे छुए बिना उसके पास से निकल जाती है। टकर समझ नहीं पाता कि जिस शार्क को वह अपनी हत्या का हथियार मान रहा था, उसने जेफिर को क्यों छोड़ दिया। जेफिर मौका मिलते ही बोट की तरफ तैरती है और किसी तरह किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। टकर को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि उसे लगता है कि जेफिर अब भी समुद्र में कहीं छिपी है। बोट पर वापस आकर जेफिर चुपचाप आगे बढ़ती है। मोजेस उसे देखकर टकर से छिपने का इशारा करता है, मगर इसी दौरान जेफिर को डेक पर रखा स्पीयर गन दिखाई देता है। वह उसे उठाकर धीरे धीरे टकर के पीछे पहुंचती है। टकर आवाज सुनकर मुड़ता है तो स्पीयर गन सीधे उसकी छाती की तरफ था। जेफिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ऊबी डूबी मदरफकर, और ट्रिगर दबाने वाली थी। ट्रिगर दबते ही हार्पून टकर की छाती में धंस जाता है। हार्पून के जोर से टकर पीछे की तरफ गिरकर सीधे समुद्र में जा पहुंचता है। वह पानी में तड़पते हुए बोट की तरफ लौटने की कोशिश करता है, मगर उसके शरीर से निकलता खून ग्रेट व्हाइट को अपनी तरफ खींच चुका था। कुछ ही सेकंड्स में विशाल शार्क नीचे से हमला करती है और टकर को मुंह में दबाकर पानी से ऊपर उछाल देती है। जिस आदमी ने इतने लोगों को शार्क्स के सामने मरते हुए रिकॉर्ड किया था, अब उसी की मौत उसका अपना कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। ग्रेट व्हाइट उसे दोबारा पानी के अंदर खींच लेती है। जेफिर को लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हार्पून से जुड़ी रोप उसके एंकल के चारों तरफ फंस जाती है। शार्क टकर को नीचे खींचती है और रोप के साथ जेफिर भी डेक से घिसटती हुई समुद्र में जा गिरती है। मोजेस चेयर से बंधा उसका नाम पुकारता रहता है, मगर जेफिर पानी के नीचे जा चुकी थी। कुछ समय बाद जेफिर पानी की सतह पर आती है और किसी तरह दोबारा बोट तक पहुंचती है। मोजेस चेयर पर बेहोश पड़ा था। उसके पेट के घावों से काफी खून निकल चुका था और अब वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। जेफिर उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती। उसे डर था कि टकर को हराने के बावजूद वह मोजेस को खो चुकी है। मदद बुलाने के लिए जेफिर इमरजेंसी फ्लेयर्स चलाती है। आसमान में चमकता सिग्नल देखकर पास से गुजर रही पार्टी बोट आखिर टकर की बोट की तरफ मुड़ जाती है। जेफिर लगातार मदद के लिए चिल्लाती रहती है, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि लोगों ने उसे देख लिया है। रेस्क्यू अब रास्ते में था, मगर मोजेस को तब तक जिंदा रहना था। जेफिर उसके पास बैठकर उसका चेहरा पकड़ती है और बार बार आंखें खोलने के लिए कहती है, लेकिन मोजेस अब भी कोई जवाब नहीं देता। तभी जेफिर वह बात मान लेती है जिससे वह पूरी कहानी में भागती रही थी। शुरुआत में उसने मोजेस से कहा था कि जमीन पर उसके लिए कुछ नहीं है। अब वह बेहोश मोजेस से कहती है कि वह गलत थी, क्योंकि जमीन पर उसके लिए मोजेस है। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं मिलता। जेफिर की उम्मीद टूटने लगती है। तभी मोजेस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में कहता है कि उसे पहले से पता था। मोजेस को जिंदा देखकर जेफिर राहत से हंस पड़ती है। अगर आपको यह रोमांचक सर्वाइवल थ्रिलर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही शानदार हॉरर, थ्रिलर और सर्वाइवल फिल्मों की आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए।